वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये हमारा दिन का पहला पॉडकास्ट होगा और इस चैनल का भी। तो आज हम अंकल के साथ बैठे हैं जो कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त है विकास, उनके पिताजी हैं। तो उनके साथ आज हम पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं विच वाज रिलेटेड टू आर्मी। तो हम पूछेंगे कि उन्होंने आर्मी ही क्यों चुनी, कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं, और आर्मी में आगे कितने सारे स्पेक्टर्स होते हैं जिनमें आप काम कर सकते हो एज आ आर्मी पर्सन और कुछ भी। तो अभी में और पहले में क्या फ़र्क था आर्मी के था है और हो रहा है वो भी बताएंगे। ये कुछ अनकहे किस्से भी हैं जो कि आर्मी के बारे में किसी बहुत लोगों को पता ही नहीं। हमें लगता है बस जाके बंदूकों से लड़ना है ये वो, बट बहुत कुछ है उसके अंदर। तो आज पूरी डिटेल में बात करेंगे हम अंकल जी से। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते। तो पहले अंकल अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और बाकी तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा। तो अंकल मैं से पॉइंट पे आता हूँ, आर्मी क्यों? आर्मी क्यों, वो तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई देशभक्ति है या वो है ये है। आर्मी इसलिए क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था, गरीबी इतनी थी। और हाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ, अंकल है उत्तराखंड से और ऐसा स्लैंग भी लोग यूज करते हैं कि वहाँ के लोग या तो पहाड़ी लोग या आर्मी में या होटल मैनेजमेंट। अंकल देश की सेवा चुनी। तो अंकल आप जैसे आप आर्मी में थे, तो पहले बताइए, पहले बचपन से शुरू करते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बचपन से आपको सब बताऊंगा डिटेल एक्चुअली में, क्योंकि उस समय अभी जैसे आज पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज की डेट में जो लोग कहते हैं कि इंडिया में गरीबी बढ़ी नहीं है, नहीं गरीबी बढ़ गई है, अमीरी कम हो गई है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। सबसे पहले आज से अगर आप 30 साल 40 साल पहले लेके जाओ, लोग बहुत गरीब होते थे, बहुत उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के डेट में उसका परसेंटेज बहुत कम आ गया। लोग बहुत गरीबी से एजुकेटेड हो गए और गरीबी से ऊपर उठ गए। पर क्या होता है जीडीपी हाँ बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बात आ जाओ कि भाई हमने आर्मी में क्यों गए, क्यों चुनी। सबसे पहला मैं आपको ये बताऊं कि मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूं और वहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि कोई और सर्विस मिले, और मिले भी तो उस हिसाब से आदमी की काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है या कोई ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। उसके ऊपर सबसे बड़ी क्या है, गरीबी। तो मैं भी उसी घर से था। तो मैं तो यहाँ तक कि अगर वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। हाँ, कम कमाते हैं बट खुश रहते हैं। तो अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो आपको वहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो मैं तो एक्चुअली में गाजियाबाद में मोहन नगर करके नाम है, मोहन चित्रलोक मुझे याद है। मैं तो वहाँ होटल में भी काम किया हूँ। मैंने वहाँ होटल में जाकर के किसी के साथ गया, गाँव के साथ में। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ क्योंकि टाइम इतना है नहीं। तो वहाँ पे मैंने होटल में भी काम किया और एक पान का खोखा था, मैं वहाँ पे रहता था पान के खोखे के अंदर। और जो मेरे को गांव से ले गया था, मेरा चाचा था, वो बेचारा होने को तो बहुत अच्छा था, उसने मेरी बहुत मदद करी। मेरे को अपने साथ गांव से लेके गया, चोरी से मालिक के चुप से खाना खिलाता था। तो मैं रात को मैं पान के खोखे में सोता था। तो बहुत अच्छे दिन थे वो। और उस समय क्या था, गाजियाबाद में बड़े बड़े कढ़ाइयों में, ऐसा करना नहीं भाई, बड़े बड़े कढ़ाइयों में लोग आज की डेट में लोग जलेबी उबालते हैं, जलेबी बनाते हैं। लेकिन उस समय बड़े बड़ी कढ़ाइयों में दूध उबलता था। लोग क्या करते थे, शाम को जाएंगे दूध और जलेबी खाते थे। वो समय कुछ और था। तो मैं पान के खोखे में रहता था। तो भाई आदमी के पास इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आदमी कितना दिन रहेगा। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से कैसे न कैसे अपना जो है, मैंने कहा यहाँ गुजारा तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं काम करता नहीं और रात को पान के खोखे में छुप जाता था सोने के लिए, और दिन में वो चोरी से मुझे खाना खिला देता था। तो मैंने कैसे एज क्या थी आपकी? तो मेरी एज क्या रही होगी उसमें, 16-17 साल बस यही रही कि मैं होटल में काम करने गया। हाँ, उस बीच में उस बंदे ने मेरे को जिस होटल में काम करता था वहाँ तो लगाया नहीं, कोई दूसरे होटल में लेके गया। दोपहर को बोला चल साइकिल के पीछे बैठ, और मैं गया साइकिल के पीछे गया, नीचे नहीं रखते पैर। मैं साइकिल के पीछे गया और उसने मेरे को बोला यहाँ काम करना। ठीक है भाई। वहाँ मेरे जैसे 2-3 लड़के थे, वो झूठे बर्तन उठा रहे थे। अब आप अंकल उसमें प्रैक्टिस भी करते थे अपनी आर्मी की? नहीं, उसमें कुछ नहीं करता था, मतलब ये स्टार्टिंग की कहानी। तो मैं जब गया वहाँ देख रहे थे लड़के झूठे बर्तन उठाते, मैं तो उनको मुंह देख रहा था। तो मेरे से हुआ नहीं, तो मैं उसको छोड़ के आ गया। उसके पास दोबारा आ गया। तो फिर मैं कुछ दिन के बाद, मुझे इतना तो याद नहीं है, तो फिर मैंने कैसे न कैसे टिकट का मैनेज किया और मैं वहाँ से दिल्ली से घर आ गया। मैंने ये मेरी कहानी। उसके बाद मैं दिल्ली आया, स्ट्रगल किया। तो दिल्ली आया, तो जब दिल्ली में अपनी बहन थी मेरी वहाँ पे आया, तो उसके पास रहने लगा। तो मेरे पापा थे घर पे, तो वो भी एक्समैन थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हर बाप का एक वो रहता है कि यार भाई लड़का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ गया ये है। तो मेरे पापा ने मेरे को चिट्ठी लिखी बहन के यहाँ, तो बोला घर आ जा। तो मैं गया नहीं। तो उस समय टेलीफोन का ज़माना था नहीं, तो रजिस्टर लेटर किया। तो मेरे को पापा ने सीधे यही लिखा, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ,
तो मुझे बोला कि अभी तू वहाँ बैठ के मक्खी मार रहा है, मैं तेरे को घर बुला रहा हूँ, तो आ नहीं रहा है और बाद में मेरे को नहीं बोलना। तो मेरी बहन ने मेरे को बोला भैया बोला सुरेश, मेरा नाम सुरेश है वैसे एक्चुअली गाँव का, तो मुझे बोला कि तुम घर चले जाओ। तो अब कह रही कि मैं तुम्हें बोलना भी नहीं चाहता हूँ, तुम कहेगा कि बहन भेजना चाह रही, तो पापा ने ऐसे चिट्ठी आई तो तुम देख लो। तो मैं जब वहाँ से घर गया तो मैं चला गया घर। तो अच्छा, मतलब उस टाइम मेरी दीदी के साथ रहते थे। हाँ, तो क्या करता था, बेरोजगार था, गरीबी थी, सब कुछ था, तो आ गया। तो उसके बाद मैं घर गया तो पापा ने मेरे को क्या है, तो फिर उसके बाद जबलपुर, मेरे पापा उस समय इतना सक्षम नहीं थे, गरीबी थी, तो जबलपुर को केवल लेटर लिखने के बहुत माहिर थे उस ज़माने में, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत तगड़ी थी। तो उन्होंने सीधे, मेरे पापा सिग्नल से रिटायर्ड थे, तो हमारा सिग्नल रिकॉर्ड जबलपुर में था, तो उन्होंने वहाँ को लेटर लिखा कि भाई ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्या क्या लिखा, मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है, सही बात है, सिंपल आदमी, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और तो पापा ने वहाँ से लेटर लिखा, तो वहाँ से लेटर का रिस्पॉन्स आया और लेटर के साथ बहुत कुछ उसके फॉर्म आए, तो उसके बाद ठीक है भाई, मेरे को पापा वहाँ रानी खेत जो हमारा, जैसे आप बता रहे हैं पापा, तो अंकल क्या करते थे, मतलब आपके फादर थे, हाँ, वो कैसे आर्मी में मतलब डिप्लॉयड हुए, वो और आर्मी उनकी में एजुकेशन? देखो, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है मेरे ख्याल 1925 की डेट ऑफ बर्थ है। फ्रीडम देखी, आजाद भी नहीं हुआ था, फ्रीडम देखी हाँ, उन्होंने। नहीं, उन्होंने फ्रीडम देखा है, उन्होंने अंग्रेज के जमाने में, जब वो कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने खुद अंग्रेजों से, उन्होंने क्या किया, उनके जो, वो तो भाई वॉर रैंकर्स में थे, तो उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे, जब वो भर्ती हुए थे, जब आर्मी में थे, तो उन्होंने पूरी 65 की बात लड़ी है, 71 की बात लड़ी है, सब कुछ लड़ा है। तो उनके सामने अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए हैं, तो मुझे कहानियाँ बताते थे, जब मैं उनके साथ, मेरे पापा अपने हाथ से खाना बनाते थे, सब कुछ करते थे, जब मैं उनके साथ बैठता था तो मेरी उनकी गुफ्तगू होती थी, तो मेरे से ऐसे वो आटा गूंथते रहते थे साथ में, और मैं बैठा रहता था साथ में, तो मेरे को बताते थे, हाँ मैं जब वहाँ नेपा में था, तो वहाँ चाइना ने वार लड़ाई कर दिया, तो एक बोला हम एक गांव में वहाँ चले गए, तो वहाँ पूरा गांव का गांव खाली था, केवल वहाँ बकरियाँ, गाय और ऐसे लोग थे, ऐसे प्राणी थे जो मतलब इंसान नहीं है, मतलब इंसान के अलावा सब कुछ था। और एक चीज मैंने नोटिस करी है वैसे कि ना, हर कंट्री में, लाइक चाइना, फ्रांस, जर्मनी, आप कहीं की भी, रशिया, यूएसए, आर्मी इज लाइक उनकी एक प्रोफेशन है, जैसे और कोई जैसे कॉर्पोरेट जॉब होगी, आईआईटी, कुछ भी, आप हॉस्पिटल, फैकल्टी, कुछ भी, उनकी एक प्रोफेशन है। बट इन इंडिया में क्या है ना कि एक इमोशन है, आर्मी एक ब्रांड, एक इमोशन है, जो कि इंसान ये पैसे के लिए नहीं आता, इंसान चाहता है करूँ, कि घर का एक नाम होता है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी आर्मी, इंडियन आर्मी में, और एक प्राइड की बात मानी जाती है इंडिया के अंदर कि हमारा बच्चा, घर का कोई भी नौजवान आर्मी के अंदर है। मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत अच्छा भी है इंडियंस के लिए, कि हम ऑल टाइम रेडी रहते हैं कि कुछ भी हो, पहले मातृभूमि पहले है हमारी। वो तो है, वो मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन उसके पीछे ना, वो मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ में एक और भी चीज़ है ना, आदमी की ज़रूरत है आज की डेट में। आदमी के पास, देखो आज की डेट में अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ, आदमी के पास ऑप्शन क्या है आज की डेट में? हमारा कुमाऊं का आदमी क्या कर रहा है? उसके पास एक तो आर्मी है, या तो वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, और क्या उसके पास? तो अंकल वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की इतना वो क्यों कर रखा है, हाइक क्यों बना रखे वहाँ पे? हाइक इसलिए बना रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके आदमी के पास, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट, तो वो लोग होटल मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, होटल मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि उसको थोड़ा सा, हो सकता है, मेरे को पता नहीं, हो सकता है थोड़ा सा सही पड़ता होगा, उसकी यूनिवर्सिटी क्या देहरादून में, तो मैं आज की डेट में अगर आप एवरेज निकालो, किसी उत्तराखंड से पूछ लो, या तो होटल लड़के भाई खाना अच्छा बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है वहाँ पे आज की डेट में, या तो आर्मी ज्वाइन है। अगर आर्मी में आज की डेट में, मैं नहीं कहूँगा कि अग्निवीर शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, तो आर्मी में उतना आदमी इच्छुक नहीं है। इच्छुक कौन है आज की डेट में? उसके लिए हाँ, एक के लिए फैसिलिटी अच्छा हो गया, जो पहले जो नहीं सोचता था कि मैं आर्मी में जा पाऊंगा, या उसकी काबिलियत नहीं थी, या वो किसी वजह से सोचता था यार मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आज उसके लिए दरवाजे खुल गए, और उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो सोचता था कि हाँ मेरा हक बनता था, जैसे मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं कह रहा था अपने बेटे को मैं आर्मी में भर्ती करूंगा, आज मैंने दरवाजे बंद कर दिए। बोला नहीं बेटा, 4 साल के लिए क्या करना है, सब नहीं करते, बहुत लोग। और कुछ ऐसे क्या ये सही है गलत है? हाँ, मैं भी वही पूछना चाहता हूँ, मेरा भी ये क्वेश्चन है कि आपके नजरिए में ये अग्निवीर सही है कि गलत है, क्या है? मेरे नजरिए में अग्निवीर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उसके कारण, देखो उसके कारण एक तो इंडिविजुअल के मतलब परिवारों के ऊपर भी पड़ेगा, और गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। अगर मैं इसको मान भी लूँ सही हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मान भी लेता हूँ सही हूँ, तो मुझे उसका रीजन ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हमारे पास बजट नहीं है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो बाकियों के लिए पैसा कहाँ से है गवर्नमेंट के पास?
अगर आज वो नेता जो एक बार सांसद बन जाता है उसकी पेंशन कंटिन्यू जब तक जिंदा है उसको पेंशन दे रहा है, बाकी जो आर्मी में जो नौकरी करके आएगा उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। क्यों भाई, वो कहाँ गया तब है? और दूसरी बात है एक्सपीरियंस की बात है। अगर आज की डेट में अग्निवीर भर्ती होता है, 4 साल टोटल उसकी लाइफ है, 4 साल में उसको बोलता है भर्ती होने के बाद उसको रिटायरमेंट कर देंगे। अगर बाई चांस अगर लड़ाई हो जाती है, अगर उसको बोलते हैं भाई ठीक है बॉर्डर पे जाओ, उसको तो ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी, तुम उसको क्या लड़ाओ? पहले कितनी ट्रेनिंग होती थी और अब कितनी ट्रेनिंग तो हो अंकल गई है? अभी भी उत्तराखंड में है ऐसा कि अग्निवीर के चक्कर में लोगों ने भी थोड़ा वो कम कर दिया है? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम नहीं किया, कम उसने किया है जो पहले सोचता था कि हाँ भाई जैसे मैं और की बात छोड़ दो, मैं खुद अपने लड़के को भर्ती करने की सोचता था। मेरे बाबा भी सोचते थे। हाँ, विकास को हाँ। मैं लेके गया हूँ 2 बार इसको खुद मेरे सामने बैठा है, मैं इसको खुद लेके गया हूँ जबलपुर। नहीं हुआ क्या नहीं हुआ अलग बात, लेकिन मैं उस समय मैं सोचता था कि यार चल कोई बात नहीं, मैंने जितना स्ट्रगल किया वो किया, लेकिन कम से कम वहाँ लाइफ तो सिक्योर है। लाइफ सिक्योर है। आज की डेट में आप यहाँ बैठे हो, मैंने जो भी किया अपना कमाई से किया, मैं सुकून से 2 रोटी खा रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ खा सकता हूँ। तो मैं इसलिए स्ट्रगल कितना भी हो, स्ट्रगल तो मुझे भी आए होंगे। अभी अगर आगे आप पूछोगे तो मैं आपको स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। अच्छा हाँ, स्ट्रगल से एक चीज़ मेरे को कोरिलेट करनी है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन आर्मी में ना नेपोटिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। नेपोटिज्म मतलब कि अगर आर्मी का बच्चा है तो उसका ही बच्चा जाएगा, मतलब नहीं, आउटसाइडर बहुत ऐसा कम होता है। आपने सुना है, अब मैं आपको रिलेटिव बताऊं, ऐसा नहीं है उसमें, ऐसा बेनिफिट्स नहीं, उसमें ऐसा होता है, उनकी भर्तियां ही अलग अलग होती है। एक होता है रिलेशन भर्ती, एक होता है जनरल भर्ती। अगर जब रिलेशन भर्ती होती है उसमें पूरे रिलेशन वाले ही जाएंगे, जिसका बाप आर्मी में है वही लड़का उसमें जाएगा भर्ती में, इसको तो पता है, विकास को पता है। एक होती है जनरल भर्ती। जनरल भर्ती मतलब जिसका रिलेटिव कोई आर्मी से दूर दूर तक कोई वो नहीं है, वो भी जा सकता है, और जिसका रिलेशन में है वो भी जा सकता है, बट वो ट्रीटेड एज अ जनरल ही होगा। उसमें आपको ट्रीट उसी हिसाब से किया गया जनरल। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे रिलेशन वाली भर्ती होती है उसमें उनको वहाँ पे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे सुना भी है, क्योंकि सब आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, आर्मी के बच्चे होते हैं, तो उनसे उनका रिंग होता है, तो वो उनके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं। मारते वगैरह भी नहीं है, मारते वगैरह भी नहीं है, थोड़ा हो सकता है। लेकिन जब जनरल भर्ती होती है, दूसरी बात ये भी है, मतलब पार्शियलिटी होती है। हाँ थोड़ी बहुत है, एक कारण और भी है, दूसरा कारण एक और भी है, अगर आप रिलेशन की भर्ती होगी उसमें भीड़ कम होगी। अगर जनरल भर्ती होगी उसमें सारे आ जाएंगे ना। और रिलेशन की भर्ती फिर स्टेट वाइज भी तो होती है, जैसे उत्तराखंड की एक दिन हो गई, उनको फिर क्या हैंडल करने में दिक्कत आएगी। भाई अगर हैंडल करने में दिक्कत आएगी, पुलिस वाले हैं या कोई भी आर्मी वाले, वो लाठीचार्ज तो जैसे रिलेशन की भर्ती आपने कहा, तो टेस्ट उनको भी देने पड़ते हैं, रनिंग टेस्ट सबके लिए एक जैसा है, टेस्ट सबके लिए एक जैसा है। हाँ ये है कि रिलेशन वाले को, क्योंकि इंडियन आर्मी 2 टाइप में आप एंटर करते हो, तो आप एनडीए एग्जाम क्लियर करो, नेशनल डिफेंस अकेडमी, या नहीं तो वाया जनरल आप उसके लिए फिजिकली तैयारी करो। और फिर वो एनडीए का तो फिर वो ऑफिसर्स लेवल पे है ना। अगर एनडीए का तो मैं एज अ जर्नल व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि आप इंडियन आर्मी में ऐसे एंजॉय करते कैसे कर सकते हो। एक बिल्कुल तो नीचे के तबके से भी आप शुरू कर सकते हो, और पढ़ लिख के भी जाके जर्नल मेजर भी बन सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ जैसे मैं था, अगर मैं जैसे वार लेवल से, मतलब एक रिक्रूटमेंट से, सिपाही से मैंने ज्वाइनिंग की, अगर मेरे में काबिलियत है मैं ऑफिसर भी बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उसका फायदा ये है कि अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़े हो, आप वार रैंक में भी हो, अगर आप ऑफिसर बनने की आपकी काबिलियत है, उसमें तो आपको ऑफिसर सपोर्ट करते हैं, आपका सीओ सपोर्ट करेगा, आपका टूआईजी सपोर्ट करेगा, आपका एडजुटेंट साहब सपोर्ट करेगा, आपका ओसी सपोर्ट करेगा, उसमें और अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर ऑफिसर लेवल पे भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आर्मी में हो, आप वार रैंक में हो, अगर आपके पास काबिलियत है, तो उसमें आपको आपके जो सपोर्टेंट होते हैं, जो आपके सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपका सीओ है, ओसी है, आपका एडजुटेंट है, आपका कमांडर है, कंपनी कमांडर है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। और मैं तो ये चीज फेयरली बोल सकता हूँ कि वो इतने मतलब सपोर्टेबल होते हैं, इतने सपोर्ट करते हैं कि हम तो उस काबिल नहीं थे, हमने नहीं करा, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे भैया। मैं आपको वही बात आ गई, हमने तो बचपन में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी तो ऐसी स्थिति थी, हमने तो जो बोलते हैं ना कि नर्सरी आपने जाना होगा जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, हमने तो पॉलिथीन के बैग भर के अपने कपड़े बनाए हैं। उसके हम तो निक्कर में स्कूल जाते थे, और प्याज होता ना, प्याज को वो सिलबट्टे में कूट के उसके साथ रोटियां नमक के
पानी के साथ नमक डाल डाल के रोटियां खाई हैं हमने, तो ऐसे बचपन निकाला। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ। कैसे आप गए, क्या हुआ वहाँ पे, क्या तो किया? हाँ, तो मैं ये आ गया और इसके बाद वो भी बताना रैंक्स भी कैसे बढ़ती है। हाँ वो बताता हूँ आपको। बताइएगा। तो जब पापा ने ऐसे लेटर लिखा तो वहाँ से उस समय असिस्टेंट गाइस ये ना एक नडिया स्टोरी ना वहाँ से कंटिन्यू हो रही है उस समय जहाँ पे छोड़ी थी। उस समय पापा का कोई फोन था, लिंक था नहीं, हमारा नहीं था उस समय, टाइम कुछ और था भाई। मैं बता दूं ये स्टोरी वहां से कंटिन्यू हुई जब इनके फादर ने वो लेटर भेजा था वहां से कुरियर थे वो पीछे। जब उस समय क्या था, कोई फोन सेशन नहीं था, तो पापा थोड़ा पढ़े लिखे थे और उनसे इंग्लिश भी उनकी अच्छी बहुत तगड़ी थी। हमारी इंग्लिश अच्छी तो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ी थोड़ी नहीं, उनको तो पता है, बच्चों को पता है उस इलाके में वो बुक्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। तो पापा की स्टोरी किसी दूसरे दिन मैं बाप को बताऊं, मेरे पापा की स्टोरी इतनी लंबी है कि आप बहुत ज्यादा। तो जब वहां से आया तो उस समय जमाना क्या था कि भाई ठीक है, पापा ने लेटर लिखा तो वहां से उस समय भले आदमी रहे होंगे रिकॉर्ड में, उन्होंने क्या किया फटाफट जो फॉर्म थे उसके फिलअप करने थे सब कुछ भेजा पापा को। और पापा को ये फॉर्म में लिखा होगा कि भाई तुम इसको अपने नियरेस्ट वहाँ पे जाना, आर्मी स्टेशन में जाना, और इसका जो भी नॉर्मली एक जो क्या बोलते हैं, जो ट्रायल बोलते हैं, वो जाके टेस्ट लाके हमको भेजना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पापा ने ठीक है वो लेटर आया, मेरे को बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, ये लेटर आया, बोला चल रानीखेत। तो मेरे को लेके गए, तो वहाँ लेके गए एमएच में लेके गए, रानीखेत एमएच ले गए। अब मेरा तो भर्ती दफ्तर जबलपुर है, मैं रानीखेत हूँ, तो वहाँ लेके गए। तो वहाँ सबसे पहले वहाँ उसके लेके पास गए, एमएच में लेके गए, तो डॉक्टर के पास लेके गए। तो वहाँ पर कोई मेजर साहब बैठे थे, तो उन्होंने क्या कोई उसका जो हेल्पर मतलब जो बोलते हैं उसका जो असिस्टेंट रहता है, उसको बोला भाई इसकी चेस्ट नाप क्या हो। अच्छा, तो हाँ, तो वो चेस्ट नाप ले गया। तो जैसे चेस्ट नाप के लाया, उसने मेरी चेस्ट कम निकाली। अब कम निकाली या उसके नापने में कम हुआ मुझे नहीं पता, तो बोला इसकी चेस्ट कम है। तो ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने बोला इतना लंबा चौड़ा आदमी, तुम मुझे अभी भी देख सकते हो, मैं 7 फुट 8 फुट आदमी हूँ। तो बोला इतना, जब अभी आ रहा हूँ 6 फुट 2 इंच होगी ना पेट मेरी ज्यादा, मेरे अब मुझे पता नहीं कितनी है, 6 से तो तो डॉक्टर ने उसको बोला, मेरे पापा ने खुद बोला यार, बोला पापा इंग्लिश में बात कर रहे थे उससे डॉक्टर साहब से, बोला इतना लंबा चौड़ा आदमी, इसकी कैसे चेस्ट कम हो सकती, कैसे इसका हाइट कम हो सकता है। तो ठीक है, बाद में डॉक्टर साहब गया तो मेरी 2 इंच ज्यादा निकली। तो उसके बाद सब कुछ करा करू के मेरे को लगा अंकल ने पानी खूब पिया। तो उसके बाद फिर उसमें फॉर्म में कुछ लिखा होगा कि भाई सब कुछ करके वहाँ मेरा फिजिकल वेट करा के, चेस्ट करा के सब कुछ। तो उसके बाद उस फॉर्म में ऐसा होता है, जो पूरा एरिया का कमांडर होता है, स्टेशन कमांडर, तो उसका उस फॉर्म में मोहर लगानी होती है जो भी। अच्छा। तो वहाँ आया, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ स्टेशन हेडक्वार्टर में क्या होता है, वहाँ सिविलियंस भी होते हैं, तो वहाँ एक आध लड़कियाँ और यहाँ लेडीज भी थी। तो जब मैं गया तो पापा को नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। मैं बोला, मैं तो ये देख के रह गया, मैंने कहा पापा को कौन कैसे जानते हैं। अब पापा को तो पुरानी आदत, वहाँ जहाँ घूमते रहते थे। तो वहाँ गया तो स्टेशन कमांडर के पास बैठ गए। अब मुझे इतना याद नहीं है क्या नहीं किया, पापा ने सब कुछ करा कर के वो जबलपुर को भेज दिया, वो चिट्ठी भेजा, और जबलपुर से कॉल लेटर आ गया। अच्छा। तो कॉल लेटर आ गया, तो जब पापा मेरे साथ ले भाई, मैं और पापा साथ में। अब मुझे याद उस समय क्या, वो तो ट्रेनें होती थी जनरल, मैं यहाँ से पापा के साथ गया, लखनऊ बैठा रहा दिन भर, लखनऊ के स्टेशन में। वहाँ से हम उसमें गए, जनरल डिब्बे में गए, पहुंच गए जबलपुर। उसमें जनरल डब्बे भीड़ होती थी, होती थी जनरल में जगह कहाँ मिलती थी, ऐसे गए खड़े भाई जनरल का नाम ही जनरली सुधरा। जबलपुर पहुंचे। अब मैं बताता हूँ स्टेटिस्टिक कहानी। कानून ऐसे हैं कि भाई सबके लिए कानून है, तो कानून है, जो आपने जो नियम सबके लिए हैं वो लागू करने हैं। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे, तो उन्होंने वहाँ पे जब मेरे को लेके गए, तो वहाँ पे हमारा खाने का अरेंजमेंट था और सोने का अरेंजमेंट था। तो वहाँ पे क्या था, सबको कमांड एक बैरिक दे दी थी हमको, जो भर्ती होने वाले थे। तो इसमें कॉल लेटर आपका आ गया, तो मतलब हो गया, ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग क्या, हमारी भी तो कॉल लेटर। अच्छा, कॉल लेटर का जाना पड़ता है, ट्रेनिंग होती पड़ता है। तो वहाँ जब गए तो इट्स लाइक इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू भी नहीं है वो, उसमें नहीं आपको दौड़ना वोड़ना नहीं पड़ा उसके बाद? अरे वो तो बात की बात है भाई। पहले ये बोला कि ठीक है आप यहाँ आओ, भर्ती है, डेट बताएगी। तो जब हम गए तो वहाँ पे क्या सबके लिए भाई, उस समय क्या था, होटल नहीं होते थे, होटल होते थे, लेकिन बट उस समय आर्मी का ऐसा प्रबंध था कि जो भी भर्ती होने आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए और उनके लिए वहाँ ही पर खाने का, रहने का बंदोबस्त होता था। तो वही मेस में खाना है जो वहाँ पे जो लोग खाते हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं या रिक्रूट हैं या जो वहाँ के स्टाफ हैं, खाते थे। लेकिन बट स्टाफ का अलग मेस होता था आर्मी के, और जो रिक्रूट हैं जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका, और प्लस जो भर्ती होने आए हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनका एक मैच होता था। तो हमको एक बैरिक दी गई थी, जो भी भर्ती होने के लिए आए हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे पापा ऐसे थे कि वो उनको न हल्ला गुल्ला पसंद था, न किसी के साथ रहते थे, घर में भी ऐसे थे। तो उनका अपना एक पर्सनल एक बैग होता था पीठ में टांगने वाला, उसमें पीतल का स्टोव और खाना पीना सब उनका साथ में रहता था।
तो जब वहाँ पहुंचे तो पापा तो ऐसे मूड के आदमी थे, उन्होंने बैरिक में रहने से मना कर दिया। तो जब वहाँ जबलपुर पहुंचा तो बैरिक्स लगी थी, रिक्रूट की बैरिक्स थी, तो उस बैरिक्स के सामने एक आर्मी का क्वार्टर गार्ड था। क्वार्टर गार्ड मतलब वहाँ 24 आवर्स सिक्योरिटी ड्यूटी रहती है। अच्छा, और वो एक बैरिक काम कर रहा है। एक बैरिक का नाम एक बार मेरे को ओवरव्यू बता दीजिए सबको। बैरिक का मतलब है आर्मी के अंदर जो अलग अलग बिल्डिंग्स होती थी लाइन से, एक एक सीक्वेंस मतलब से बिल्डिंग होती थी कि टेंट हो गया या बिल्डिंग नहीं, पक्की बिल्डिंग से होती है। अच्छा। मतलब लेकिन क्यों ऐसा नहीं कि 2 मंजिला 3 मंजिला, वो बैरिक्स टाइप की होती थी, लंबी Single- चौड़ी single होती थी, building सिंगल्स होती होती है। थी। हाँ, समझ तो गया। एक बैरिक हमको देखी गई थी, तो और बोला कि इसमें आप लोग, आपके पेरेंट्स भी और आप लोग भी रहोगे। लेकिन पापा ऐसे थे, पापा को न तो डिस्टर्बेंस पसंद था, न किसी के साथ रहना पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अशोका का पेड़ था, उसके नीचे अपना झोला फोला खोला और वहीं पे शुरू हो गए स्टोव। वहाँ हंगामा हो गया पूरे यूनिट में। तो हंगामा हो गया, यूनिट में तो होना ही है भैया, यहाँ तो अलाउ है नहीं, न आप अलग खाना बना सकते हो, न अलग रह सकते हो, और जैसे वहाँ सब लोग रहते हैं वैसे आपको रहना है, वहाँ के सबके आदेश मानना है। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। लेकिन पापा नहीं माने। तो जैसे ही शुरू हुआ, शाम को पापा शुरू हो गए, वहाँ हंगामा यूनिट में सीएचएम जो सबसे लोअर क्लास का, मतलब नीचे लेवल का होता है, सीएचएम होता है। सीएचएम के बाद उसने आरएचएम को बताया, आरएचएम के बाद उसने सूबेदार मेजर को बताया, उसने अर्जेंट को बताया। हंगामा, कभी सीएचएम आ रहा, कभी आरएचएम आ रहा, कभी सूबेदार मेजर आ रहा, और पापा माने नहीं किसी की बात। और लास्ट में फिर अर्जेंट आया। अंकल खुद ही जनरल से लगता है। हाँ, जनरल कहानी बताऊंगा, पूरे रात बीत जाएगी उनकी, वो हिस्ट्री बताऊंगा आपको, इतनी खतरनाक थे। फिर क्या हुआ? तो फिर जब लास्ट में फिर सूबेदार मेजर आया, उनने बात करा उनसे, बोला कि पता नहीं क्या करा, मुझे नहीं पता क्या बात हुई, क्या मुझे याद भी नहीं है इंग्लिश में क्या बात किया। भाई साहब नहीं माने, पापा उस दिन वहीं रहे, पता नहीं हो, अब पता नहीं क्या, वो तो होना ही है। जिद पकड़ ली कि मैं खुद ही बनाऊंगा। हाँ, खुद ही का वो तो बनाऊंगा पसंद नहीं, उनको, मतलब हल्ला गुल्ला नहीं पसंद मतलब था, हल्ला शांति। वो उनका मतलब ये था कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे को जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा। तो उन्होंने ये कन्विंस करा दिया था कि सूबेदार मेजर को, आरएचएम को, कि मैं यहाँ आऊंगा। तो सूबेदार मेजर, ये जाहिर है कि फौज में अगर कोई छोटी चीज होती है तो वो ऊपर तक जाती है, भले ही वो आए ना आए। तो उन्होंने सीओ तक पता नहीं बात चली गई होगी, तो हो सकता है कमांडिंग ऑफिसर ने बोला होगा ठीक है उनको आप डिस्टर्ब मत करो, वो जो चाहते हैं उनको करने दो। तो उस दिन तो ठीक है, बात रफा उस टाइम क्या एज रही होगी दादा की? एज क्या रहेगी पापा की? 70 रहेगी, 72 उस टाइम 70 to 80। हाँ, 70 to 80 जब आपकी ज्वाइनिंग थी। बिल्कुल। वो तो मेरे पापा को सबसे 100 years अच्छा 100 years क्रॉस किए हैं, 100 years। मेरे पापा के 150 सबसे तो तू सबसे देखा तो होगा ना दादा। हाँ, देखा क्या, मैं तो रहा हूँ उनके साथ इतने साल। हाँ, इनको अब मेरे पापा, हाँ तो उसके ठीक है, उस दिन हो गया। मेरी दादी की मम्मी, वो 106 साल की है, अभी भी जिंदा है। तो और एक चीज, जिंदा रहने की बात, मैं मेरे दिमाग में बात है, मेरा मानना यह है, जिंदा रहने का मतलब है कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर काम करने चाहिए 100%, उसको हाँ, बोलते ये हैं तो जिंदा। हाँ। अगर आपके कान चले गए, आंख चलेगी, आपका माइंड चला गया, उसको मैं नहीं मानता हूँ आप 200 साल बचो। अगर आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका सेंस काम कर रहा है, उसको मानते हैं जिंदा। अगर मैं 200 साल जीऊंगा, अगर मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मैं मानूंगा मैं 200 साल जीऊं। आपको 50 साल के बाद आपकी आंखें चली गई, आपके कान चले गए, आपके नाक चले गए, तो मैं उसको नहीं मानता। डिसेबल हो गया। ये तो मैं भाई समझ तेरी सकता नानी हूँ। अभी ठीक है। हाँ, perfect। अच्छा ये तो यहाँ पर बात परफेक्ट, खुद ही चलते हैं, खुद ही सब कुछ करती हैं। तो अच्छा, दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन टू सीनियर रेजिमेंट का एडजुटेंट, देखो सीओ आएगा तो एडजुटेंट को आना पड़ेगा, सूबेदार मेजर को आना पड़ेगा, आरएचएम को आना, पूरे आ गए। सीओ से पापा ने टॉकिंग करी, क्या सीओ ने बोल दिया, बोला इनको यहीं रहने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। पापा वहीं रहे। जिस दिन भर्ती थी, जिस दिन सुबह मॉर्निंग दौड़ होनी थी, उस दिन सीओ आया वहां पे पापा के पास, और मेरे को सीओ ने क्या बोला पता है? बोला बेटा तुम्हारे पापा इतने बुजुर्ग होने के बावजूद तुम्हें यहाँ लाए और इस सिचुएशन में अपना जीवन निकाल रहे हैं, बाहर रह के अपने हाथ से खाना बना रहे हैं और अपने हाथ से स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम्हें लाए हैं, तो तुम कल ये सोच के दौड़ना कि औरों ने अपने माँ का दूध पिया था, तुमने भी अपना माँ का दूध पिया है, ये दिमाग में चीज रखना। मेरे को बोला सीओ ने, कमांडिंग ऑफिसर, पूरा 2 सीनियर रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर, जो कम से कम नहीं तो 4000 लोगों को हैंडल करता है, कमांडिंग ऑफिसर। उसके एक आदेश के ऊपर पूरा साला क्या हो जाएगा वहाँ पे। उसने मेरे को बोला, मतलब एक बटालियन, उसने मेरे को बोला, मतलब एक यूनिट, पूरी यूनिट का कमांडिंग सीओ, कमांडिंग ऑफिसर सबसे बड़ा। सीओ ने मेरे को बोला अपने बाप की तरफ देखना, बोला जो तुम्हें इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक लाया है, इतना कोशिश
उनको बताया ना पापा कि ऐसे यहाँ लेटर लिखा, ये चला गया था, वो क्या होटल में चला गया, ये क्या वो क्या। बोला कल सुबह जब दौड़ेगा ना, बोला बेटा ऐसे दौड़ना, ये चीज मान रखना कि जब औरों ने अपनी माँ का दूध पिया तो तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, और इस चीज को दिमाग में रखना। बोला पापा को कभी निराश नहीं करना। मेरे को ये चीज वर्ड बोल के गया, और पापा को बोला, पापा को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। पापा जितने दिन रहे उस पेड़ के नीचे रहे, वही खाना किया, उनकी इतनी सेवा पानी, डेली शिव आता था बात करने के पापा साथ। तब तो रिटायर्ड हो गए थे। रिटायर हो गया। पापा कब के रेट पापा, मैं भर्ती नहीं, मैं जन्म नहीं हुआ रिटायर हो गए। अच्छा, अरे उनके रिटायर नहीं हुआ, 4 साल के बाद जन्म हुआ हूँ, तब तो सोच सकता है। बट ये था कि उनका एक पौधा था, पौधा तो मैं बोला ना, उनकी हिस्ट्री दूसरे एपिसोड में बताऊंगा आपको, उसकी हिस्ट्री तो बहुत। उसके लिए गाइस दूसरा पॉडकास्ट आएगा जरूर। दूसरा आएगा। तो मैं जब सुबह दौड़ा हूँ, मैं सुबह दौड़ा हूँ, मैं फर्स्ट निकला हूँ। फर्स्ट मतलब ऐसा नहीं कि सब में फर्स्ट, एक वो तो उसमें जब दौड़ते हैं तो उसमें कुछ लोग फर्स्ट आते हैं टाइमिंग के हिसाब से, कुछ सेकंड आते हैं, तब मैं फर्स्ट लेवल हूँ। अच्छा, मतलब रैंक है जैसे 10 स्टार्टिंग के, जैसे अगर मान ले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं रन फॉर रियो के लिए गया था एज 9th क्लास में, तो 10 किलोमीटर मैराथन थे, तो फर्स्ट रैंक में आया था। 100 की कैटेगरी के अंदर अगर आप आ गए तो फर्स्ट। तो मेरा कहने वाला आज जो कहते हैं ना कि मेरे से ये नहीं होता वो नहीं होता, अगर दिमाग में एक चीज बिठा लेना। तो अंकल आपने प्रैक्टिस करी थी या रनिंग किया ऐसे सीधे? प्रैक्टिस मैं करता था। अब मेरा अगला भाई, इसका चाचा है वो देवन, वो मेरे को कहता था, तो मेरे को बचपन में कहते थे ना, वो हमारा मंदिर है, बोला देवन तू दौड़ और मैं तेरे पीछे आऊंगा। और वो कहता था मेरे को, अभी पूछना देवन से, बोला 1 किलोमीटर चले जाता था, फिर मैं पीछे आता था, मैं उसको पकड़ लेता था, प्रैक्टिस करता। और प्रैक्टिस में करता था पता है, स्कूल था हमारे यहाँ, स्कूल का खिड़कियां होती थी, खिड़की के ऊपर जो सीमेंट के वो होते ना, आजकल तो सीमेंट के ऊपर पकड़ने वाले, उसे प्रैक्टिस करता था। तो आज के डेट में इतना प्रैक्टिस होने का, अगर आदमी भर्ती नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसकी नाकामी है। हमने इसके लिए क्या नहीं किया, क्या किया, खुद दौड़ते थे। लेकिन बट सर नहीं, किस्मत थी, कोई बात नहीं, मैं इसको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बोलते ना हिम्मत है मर्द तो मदद खुदा। ठीक है, तो मैं अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अपने बच्चे को मेरी कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं उतना शॉर्टकट बताऊंगा। फिर क्या हुआ आप देख, अब आगे ना बोला फिर क्या हुआ सुनने। तो फिर क्या हुआ, फिर अब सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे नहीं थे इतने। अब पापा इतने मेरे ऐसे थे कि जब वो शिव के साथ इतना हर्ट कर सकते हैं तो मेरे को भी हर्ट करे। हर्ट मतलब बोला ठीक है, बोला रिजल्ट निकलेगा, अब सब कुछ दौड़ भी हो गया, पास हो गया, सब वजन हो गया, सब कुछ। अब वहाँ रिजल्ट निकलने में टाइम लग गया, बोला 1 हफ्ते बाद निकलेगा 10 दिन। पापा ने कहा मेरे को छोड़ के वहाँ से आ गए। बोला ठीक है, बोला तो आ जाना घर में है, तो आ जाना। अब पापा मेरे को पैसे दे के नहीं गए, अब दे के गए भी होंगे, मुझे याद नहीं कितने दे गए। अब पापा तो घर में आ गए। अब मैं भैया गांव का गढ़वा ना उत्तराखंड का गया हुआ, ना कोई पढ़ा लिखा। और ये कौन सी ईयर की बात आप बता रहे हैं? ये कौन सी ईयर की बात बता? ये होगा करीब मेरे ख्याल 92 में भर्ती हुआ, 91 की बात लगा लो, 91 में हुआ था। तो मैं जब गया, अब मेरे को ये डर सताने लग गया। मैंने कहा मैं रिजल्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, मैं पैसे कैसे दूंगा खाने के। तो मैंने क्या किया, एक वहाँ पे मेरा एक काकड़ी घाट पड़ता है उत्तराखंड में, पदम सिंह करके मेरा दोस्त था, दोस्त मतलब हमारे यहाँ का उत्तराखंड। अच्छा, मैं क्या किया, मैंने वहां से जो तार लगी रहती है बारवट वायर मेस के बगल से, मैंने कहा खाने के पैसे तो बचे नहीं है अब। मैंने कहा ये तो कल मेरे को बोलेंगे पैसे ला और मैं रहूंगा कैसे। मैंने कहा पदम सिंह ऐसा कर, तू जब रिजल्ट आएगा मुझे चिट्ठी भेज देना। और मैं क्या किया, अपना झोला पकड़ा और तार क्रॉस करके वहां से निकल गया। ये तो बिल्कुल वो वाली कहानी की सीक्वल बता दिया। लक्ष्य मूवी ऋतिक रोशन भी भागता है, ऋतिक रोशन भी देहरादून में, जो मेरे साथ मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे तार क्रॉस के भागा। और अंकल एक इत्तेफाक की बात है, उसका भी उसने भी 99 मेरे साथ तो ऐसे हैपनिंग हुआ है। अभी मेरी आई कार्ड वाली स्टोरी सुनोगे तुम हैरान हो जाओगे। इसको भी हां, ये तो बताओ, ये तो टाइम नहीं अभी, नहीं नेक्स्ट नहीं, अभी इसमें और कवर हो जाएगा वो तो। किसमें? तो वहां से भागा, तो जब भागा तो भाई तार क्रॉस तो कर दिया मैंने। अब लेकिन वो आर्मी की बाउंड्री तो थोड़ा लंबी रहती है ना, तार क्रॉस कर दिया, मेरे को किसी ने पकड़ लिया तो मेरे को पकड़ लिया। तो उसके नजदीक वहाँ उसका मेन गेट था टूरिस्ट का, तो वहाँ मेन गेट था, तो मेरे को उसके पास ले गया जो हवलदार के पास था। मेन गेट में 3 संतरी होते ना, 3 सिपाही हवलदार, उस पर लेके। अब वहाँ क्या लेके गया, मेरे पापा जो ऐसे थे, मेरे पापा को तो सब जानने लग गया वहाँ, सिपाही से लेके उनको पता चलेगा उनका बेटा ये वो स्टोव वाली बात
मेरे पापा को सब जानने लगे ना कि ऐसा ऐसा भाई। अब ये एक आदमी जिसको शिव मिलने जा रहा है उसको कोई पता लगेगा ना, बोला हाँ भाई यार ऐसे ऐसे एक बुढ़ा आया है, बोला इतना खतरनाक है, बोला ऐसे ऐसे, बोला शिव साहब उसको मिलने जाते हैं। अब शिव जाएगा, उसके साथ एडजुटेंट भी जाएगा, सुबेदार भी जाएगा, ये बोल देते हैं हाँ कि मानिक शॉ है तो वो मेरे को पकड़ा हवलदार, बोला अरे ये, बोले इसको इधर ले चला, बोले इसको जमुरे को बोला तेरे को पता है? मैं बोला नहीं सर। बोला तेरे को पता है तेरा बाप तेरा बुढ़ा बोला पेड़ के नीचे रह के गया इतने दिन, तेरे को याद नहीं है? कहते कैसे वो परेशानी से झेल के गया है और तू भाग रहा कर लो। बोला रिजल्ट निकल गया? मैं बोला अभी नहीं। बोला तू किस ले जा? तो सिपाही को मेरे पीछे लगा, बोला इसको ले जा अंदर, बोला वहाँ बंद कर इसको अंदर, और मेरे को वहाँ बैरिंग में लेके गया। तो बोला नहीं भाई ऐसे तो है ही, पैसे है ही नहीं, खाना खा सका। अरे किसके वहाँ डर लग रही थी, किसके बोलना पैसे वो तो सब पापा ने वहाँ खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाह रहा था। वहाँ पापा ने आतंक मचा रखा था ना, पापा की वजह से सब मेरे को जाने लग गए। पापा का खौफ भी था वहाँ। खौफ क्या मतलब? बोला उतना खतरनाक बुड्ढा वो शिव तक उधर आता था मिलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव को मतलब शिव मतलब वो अपनी बातों से इतना सम्मोहित कर देते थे ना किसी को, मतलब वो अब ये कहूँ कि वो अंग्रेजों, जैसे एक पिक्चर है ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, वो उनने उस समय उनके साथ निकाला, उस समय स्ट्रगल किया ना, उस समय कारगिल वार 65 वार 71 वार तो नेफा की आसाम में इंडो चाइना वगैरह वाला, इंडो चाइना अगर आज मैं कहूँ, अगर आज मुझे 150 साल पहले कोई आदमी मिल जाएगा जिसने ऐसे स्ट्रगल देखे, मैं भी उससे इंट्रोडक्शन होना चाहूंगा ना, उसका ऑरा ही ऐसा होगा, अच्छा लगता है ना ऑरा ही ऐसा कि मैं उससे पूछूं कैसे हुआ क्या हुआ। तो पापा तो ऐसे थे, उन्होंने अभी वो पापा की स्टोरी तो मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, वो बहुत लंबी है, वो मैं कभी बताऊंगा उसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है। मेरे माँ बैठे कहाँ, ये पापा देखो बैठे मेरे, ये पापा मेरे, तो हम कट करके डाल देंगे हाँ तो बीच में वो कोई बात नहीं। तो ये हुआ, उसके बाद हाँ कहाँ था, तो इसके बाद ये हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, रिजल्ट निकल गया, पास हो गया। अब पास हो गया ठीक है, थर्ड दिन क्या हुआ, 1STC गया, बोला ठीक है भाई जो पास हो गए वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चेंज करना। वहाँ गया, बोला तुम्हारा तो लफड़ा हो गया, बोला मेरे को वो जो वहाँ डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैं बोला सर क्या हो गया? बोला तो तुम्हारा तो पापा का नाम तुम्हारे सर्टिफिकेट में मनोहर सिंह है और तुम्हारे पापा के डॉक्यूमेंट में मोहन सिंह है। बोला तुम भर्ती नहीं हो सकते, जाओ घर को। ले भाई इतने पापड़े मिलने के बाद भर्ती जाओ। बोला सर ऐसे कैसे? अब वो एक्चुअल में क्या होता था पहले जमाने में, आज से अगर 50 साल 100 साल पहले लेते थे लोगों के नाम चार एक राशि से कई नाम होते थे, जैसे मोहन सिंह, मनोहर सिंह ये वो। तो पापा ने ये गलती कर दी, तो पापा उस समय ऐसे थे तो ऐसे किया। तो फिर मैं वहां से आया, फिर मैं वहां से घर आया, जबलपुर से घर आया विदाउट टिकट, चोरी चारी कैसे कैसे घर पहुंचा। फिर घर आया, फिर अपने वहाँ कोर्ट में गया, फिर वहां से कागज बनाया, एफिडेविट बनाया कि मोहन सिंह मनोहर सिंह एक ही नाम के टाइम लग गया आपको? हाँ, मोहन सिंह मनोहर सिंह एक ही व्यक्ति के आने। फिर मैं गया जबलपुर, एक रात बाहर रोड में सोया, मच्छरों ने खूब जम के खाया, जम के कैसे कैसे स्ट्रगल किया। फिर जाके मैं गया एंट्रेंस किया जहाँ लोग जाते हैं भर्ती होने। यहाँ से कहानी आगे शुरू होगी। अब कह रहा था कि जब सब कुछ हो गया मेरा, भाई मुझे पता लग गया कि भाई डॉक्यूमेंट सब जो भी मैंने बनाने थे वो बना दी, सब फिट हो गया। तो मैं 1STC गया, 1STC हेडक्वार्टर से मुझे बोला गया भाई ठीक है आप यहाँ इस यूनिट में जाके, इस यूनिट का मतलब जो 1STC जो ट्रेनिंग सेंटर है 1TTR उसको बोलते हैं, 1 ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ जाके आप रिपोर्ट करिए। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे और भी 2-4 लोग और मिल गए, भाई भर्ती एक ही समय हुए हैं, एक ही टाइमिंग था, तो डेट एक ही थी, तो हम गए वहाँ। आप ही गए इसके? हाँ, तो एक थे, तो जैसे हम वहाँ पे गए तो करीब लगभग रहा होगा करीब 3 बजे का टाइमिंग रहा होगा। तो जैसे हम उस गेट के अंदर हुए तो आर्मी में क्या है, एक सुबह चाय मिलती है 10 बजे सुबह मिलती है मॉर्निंग, उसके बाद 10 बजे चाय मिलती है, फिर एक 3 बजे की चाय। अंकल तो चाय कैसी होती है? तो आर्मी की चाय हाँ, चाय के बारे में मैं बताऊंगा आपको, मैं चाय के बारे में आता हूँ आपके पास। पहले मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, इसके साथ चाय का भी आ जाएगा। तो जैसे वहाँ घुसे तो 3 बजे का टाइम रहा होगा, तो भाई आर्मी तो है ही है वहाँ, तो सब रूटीन टाइमिंग से होता है, भाई 3 बजे जाना है, 4 बजे उठना है, जो भी करना है। तो वहाँ पे जब गए तो 3-4 उस्ताद लोग वहाँ पे बैठ के, पेड़ गर्मी की टाइम था, तो एक पेड़ था, आम का पेड़ था, रहा होगा शायद, तो उसके पेड़ में जाके बैठे थे, चाय चुई पी रहे थे। तो जैसे हम गए तो बोला आ जाओ, बोला जमुरे आगे, बोला तो जब हम गए वहाँ 4-5 लोग थे, तो बोला जमुरे आगे, बोला आ जाओ, बोला हमको, बोला आ जाओ इधर आ जाओ। हम गए तो बोला ठीक है, बोला बैग इधर रखो, बोला
बैग रखे हमने, तो जैसे बैग रखे तो बोला एक काम करो, बोला वो कोई जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे और भी हमारे से पहले वाले बैच वाले, उसको एक को बुलाया कुछ नाम से, तो उसको बोला ऐसा कर, बोला हम जितने लोग थे ना लोग 4-5 लोग, बोला वो मग लेके आ वहाँ से, बोला वो पहले क्या है अभी तो अच्छे वाले मग मिलने लग गए हैं स्टील के, तो पहले क्या है सफ़ेद मग होते थे, बड़े बड़े से सफ़ेद मग, तो वो बंदा क्या है वो मग लेके आया, तो बोला अब फौज में क्या है, आप चाय की बात करें मैं बताता हूँ आपको, अब फौज में तो भाई बड़े पतीले में जैसे हम लोग बारात में खाना बनाते हैं वैसे पतीले में चाय बनती है, और कुक होता है चाय बनाना, उसने कुछ देखना नहीं, दे आंख बंद करके पत्ती मारेगा, चीनी मारेगा, चीनी में पता नहीं कितने प्रकार की चींटियां घूमती रहती है, काले अलग लाल अलग सब, वो उसमें पत्ती वहाँ पे ऊपर आती रहती है, और उसमें चींटियां भी आती थी भाई, आई भाई हमारे सामने की बात है। और वो जमाना कुछ और था ना, आज के जमाने में तो भाई अगर एक चिट्ठी भी आएगी सीधे कंप्लेंट शिव के पास जाती, तो शिव बोलता है कि आजकल तो बहुत फैसिलिटी, तो हमको ये बोला उस्ताद लोगों ने, बोला ये मग इस पतीले में डुबाओ और चाय ऐसी निकालना कि चाय छलकनी चाहिए मग से, छलकनी चाहिए, छलकनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि पूरी ओवरफ्लो, अच्छा गैप नहीं होना चाहिए, हाँ। पूरी चाय निकालना और इसको पूरा पीना है। बस खोलते चाय में डालना वो पूरा, खोलता चाय तो नहीं था, चाय कहाँ किसके बाप की खोलती, वहां तो पता नहीं कब से पतीला निकाला था खोलते फोलते कुछ नहीं, खोल केवल चींटियां ही रही थी उसमें, हाँ वो काली चींटियां वो चीनी के साथ जो आती हैं वही खोल रही थी, बाकी चाय तो कहाँ खोलेगी, अब चाय तो ठंडी हो चुकी थी कब की। अब बोला भाई ये मग, एक एक हाथ में मग पकड़ा दिया, और भाई इस मग को इसमें डुबाना है, और चाय मतलब इतनी निकालना है कि चाय ऊपर गिरनी चाहिए, अब गिरनी चाहिए मतलब पूरी मग होना चाहिए। अब भाई हम तो इतना चाय, सिविल आदमी इतना चाय कहाँ पीता है, कोई भी आदमी, जहाँ कोई तो पीता नहीं है, और कोई पीता है तो थोड़ा बहुत पिएगा, अब वहाँ तो जो नहीं पीता उसको भी पीनी है, और जो कम पीता उसको भी पीनी है, और पीनी कितनी है, पूरी पीनी है भाई, पूरी ऐसा क्यों अंकल? हाँ ऐसा क्यों? अरे वो एक टाइप की वो होगी ना, मतलब रैगिंग होगी। बोला आपकी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू है जी, जो आप नहीं करना चाहते वही करना पड़ेगा यहाँ, डिसिप्लिन निकाली भाई, भर्ती होना तो करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता भाई, भर्ती होनी है, बहुत स्ट्रगल है आज में कुछ। तो भाई साहब वो जो हमने मग भर के निकाला, पिया भाई जैसे तैसे, वो अंदर करा पिया, फिर बोला ठीक है चाय पी ली, बोला हाँ, मग उसको पड़ा है। ऐसा नहीं था अंकल की साइड में कहीं गिरा दो ऐसा कुछ? यार सामने खड़े हैं उस्ताद लोग, ऐसा हो नहीं सकता है। सामने खड़े रहते, इसीलिए आज भी इसका नहीं हुआ, यही नहीं जानता मैंने आज तक कोशिश नहीं करी। तो तेरा हो गया भाई, मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने आज तक कोशिश ठीक है, तो भाई चाय पिया भाई जैसे तैसे। अब अगर उस समय की सिचुएशन में अगर आज उस एक्सेप्टेंस को निकाल सकूं ना, तो मैं आपके सामने बोल नहीं पाऊँ। आज तो डोरी भी आएगी, डोरी की बात होगी, डोरी भी हमारे आएगी। तो वो एक होता है ना कि आदमी के साथ जब हैपनिंग होती है उस रियलिटी को आदमी निकाल नहीं पाता, अगर उस रियलिटी को निकाल पाए तो बोल ना पाए आदमी। तो वो सिचुएशन को अगर मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ, तो आज मैं फ्री माइंड हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेधड़े बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय होता है मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता हूँ। तो जब पिया उसके बाद वो मग उसको दिया, बोला ठीक है, कम से कम मेरी चेस्ट के बराबर दीवार थी वहाँ, उसमें बैठे थे वो लोग उस्ताद लोग। तो बोला ऐसा करो, बोला पैर करो ये दीवार में और सिर करो नीचे, चाय पी के चाय पी के वहीं से बैंडेज टेस्ट शुरू। ओ भाई, चाहे किसी को हो किसी को ना हो भैया, हालत अब क्या रही होगी सिचुएशन, मैं उस एक्सपीरियंस को मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सिचुएशन रहेगी मुझे नहीं पता, अगर आप उससे आगे अगर आप सोचोगे ना, उससे भी बड़ी बड़ी सिचुएशन हमारे साथ आई है। अब कैसे आई मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी सुनी यहाँ से। उसके बाद एक रिक्रूट को बुलाया, बोला ऐसा करो, बोला इसको ले जाओ, इनको ले जाओ। एक बैरिक दिया हमको। बैरिक कैसी थी, मतलब कम से कम रही भी होगी, कम से कम नहीं भी तो कम से कम 100 मीटर की बैरिक रही होगी। अब अंदाजे कर रहा हूँ 100 हो सकता है, 70 की हो, 50 की हो, इतनी लंबी बैरिक, और उसके अंदर ही अंदर जाने वाला है। अंदर ही अंदर वो ऐसे दरवाजे से बनाए सीमेंट के, और अंदर ही अंदर निवार की चारपाइयाँ हैं, और निवार की चारपाई में जैसे हम बैठे हैं, बैठने के 5 मिनट ही बाद में हमारे शरीर में इतने मोटे मोटे खटमल पूंछ वाले चढ़ गए। दिन की बात बता रहा हूँ, रात तो छोड़ दो आप। अब आप सोच सकते हो जो दिन में जो इतने आतुर हो रहे हैं कि आदमी का खून चूसने के लिए, बैठते ही वो शरीर पर चढ़ गए, तो रात को क्या हाल करेंगे आप समझ सकते हो। इतने, वो भी पूंछ वाले खटमल हमने देखे नहीं कभी जिंदगी में। अब तो दिखते भी नहीं, दिखते नहीं। वो कैसे दिखते हैं, वो या तो इतने भूखे हों इतने दिनों से, या तो वो इतने पुराने हों। अब आप समझ सकते हो वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जंगली शेर कई दिनों से भूखा पड़ा हो। चाय पिला देते ना उनको भी, अरे पी चाय। तो जब वहाँ बैठे तो किसके बाप का वहाँ सोना, किसके बाप का कुछ नहीं करना,
चादर बिछाई तो सही, मजबूरी बिछाई, रात भर नहीं सोते थे हम लोग, रात भर बस खटमली मारते रहो। रात में 3 बजे ट्रेनिंग शुरू, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब यहाँ से वो बात की बहुत स्टोरियाँ हैं, वो आप फिर आगे का कुछ पूछ सकते हो, वो तो फिर यहाँ से हमारी ट्रेनिंग स्टोरी होगी तो और पूछेंगे, हाँ। बट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहूँगा कि बट ये बताओ कि लोगों का बड़ा ये होता है कि यार कैंटीन में ना दारू बड़ी सस्ती मिलती है, सच है ये? मतलब ऐसा क्यों? कैंटीन में दारू सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। हाँ। क्योंकि पहले हमारे पापा बोलते थे कि आर्मी को पीने का हक केवल 2 ही आदमी को, एक राजा को और एक सोल्जर को। अच्छा। आर्मी 2 के लिए ही बनी है। क्योंकि हाँ, ओल्ड मॉन्क को फेमस ही इंडियन आर्मी ने करा था। नहीं, फेमस ओल्ड मॉन्क इसलिए किया था कि ये पहले के जमाने की हर चीज फेमस होती थी, लेकिन हाँ कहते हैं कि ओल्ड मॉन्क अच्छी है करके, मैं भी मानता हूँ उसको, लेकिन आज की डेट में वो क्वालिटी आती है नहीं आती मुझे पता नहीं। अरे वहाँ पे तो खूब मस्ती चलती होगी फिर तो। लेकिन आज में हाँ, तो यह है कि भाई आर्मी को थोड़ा सा यही रिलैक्सेशन है, थोड़ा कैंटीन से दारू। अब भाई अब हम जो जब फील्ड एरिया में जाते थे वहाँ पे DFR में मिलती थी हमको, जो ड्यूटी फ्री राम होती थी वो फ्री में मिलती थी हमको, 1-1 1.5 रुपए। तो दारू का अपना है भाई, ठीक है, आर्मी के लिए गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, वो तो आप कह सकते हैं भाई जो भी है कर रही है। DFR देख रहे हैं, ड्यूटी फ्री राम, तो वो मिलती ये थी। तो और वो भी और वो भी है, वो दारू वो भी हमको दिन में मिलती थी। हाँ, दिन में ऑन ड्यूटी मिलती होगी वैसे। दिन में इसलिए मिलती है, आपने पूछा नहीं क्यों मिलती थी, क्योंकि मिलिटेंसी एरिया में रात को आप दारू पी के आप मिलिटेंट से लड़ाई लड़ोगे या आप दारू में पागल हो रहे हो, इसलिए दिन में, क्योंकि दिन में मिलिटेंसी के चांस कम रहते हैं, तो इसलिए दिन में चिकन भी दिन में बनेगा, आपको दारू भी दिन में मिलेगी। वहाँ की तो बात ही ऐसी कि रात को पीने के बाद बंदा बस, पीने वाले तो पीते हैं, पीने वाले पीते हैं। हाँ, पीने वाले चुपके से तो ये चीजें हैं। अच्छा, आपने किया कभी वैसे अंकल? हैं? आपने कभी किया मतलब रात में ड्रिंक? क्या चीज? आप जो कह रहे हो ना कि वहाँ पे दिन में पिलाते थे, हाँ। वो एरिया की बात है ना, एरिया की बात है। अब जैसे एरिया की बात, अब मैं कह तो रहा हूँ, वो तो एक रूल है, वैसे रूल है। पीने वाले पीते भी हैं, ऐसी बात नहीं, पीने वाले पीते हैं। वैसे आपको कोई जैसे उस्ताद बोलते हैं, हाँ। तो आपको रगड़ा कहते हैं, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ऐसे कहते हैं। तो रगड़ा मतलब जो ट्रेनिंग, जो रगड़ने का मतलब है जो ट्रेनिंग जितनी हार्ड होती है ना, वही रगड़ना बोलते हैं। बाकी तो फिर लाइफ में ऐसे कोर्स आपको करने पड़ते हैं जहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे जैसे अभी पनिशमेंट, आपको कोई पनिशमेंट मिली? पनिशमेंट ऐसा कोई पनिशमेंट मिला नहीं, हाँ छोटी मोटी गलतियों के ऊपर दिन भर पिट्ठू बैग में बजरी डालते हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट आर्मी का जो आपको अब भी याद आता हो, या ऐसा कुछ जो आपको मतलब भूल नहीं सकते हो कभी? हाँ, वो एक इंसिडेंट है, लेकिन वो कहानी थोड़ा सा लंबी है। कोई नहीं, आप बताओ। नहीं, अगर मैं अब नहीं कोई उसको ना गाइस हम पार्ट 2 के लिए रखेंगे, बट एक ना मैं भी अंकल से बात कर रहा था, तो एक लेकिन वो पार्ट 2 के लिए आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हाँ, कुछ पार्ट 2 के लिए ये था कि आपको पता है कि आपको पता हो या नहीं हो, शायद नहीं हो, आर्मी का जो आर्मी वाला अगर कोई इस चीज को सुनेगा तो उसको इसकी इम्पोर्टेंट समझ में आएगी। आर्मी का आई कार्ड लॉस होना, अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी आज के ज़माने में उतनी, चाहे है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़माने में जब मिलिटेंसी पूरे चरम पे थी अपनी इंडिया में, क्योंकि इसलिए चरम पे थी क्योंकि किसी का आई कार्ड चुरा करके या गायब करके लोग, ऐसा भी था कि कोई आदमी किसी का आई कार्ड मिल गया, उसने उसको किसी के गलत आदमी के हाथ देके उसको बेच देता था। तो उस आई कार्ड आर्मी का आई कार्ड एक ऐसा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्या? तो भाई अब क्या होता है मुझे नहीं पता है, कोई फेक आइडेंटिटी बना सकता है उसको अपनी, उसमें सारा लिखा तो हुआ फोटो चेंज करेगा। वो आई कार्ड एक ऐसा कोई आई कार्ड नहीं है कि कोई जॉब कर रहा है या पुलिस वाला का, वो आई कार्ड की बहुत वैल्यू है। उस आई कार्ड से आप सेना भवन के अंदर आप घुस सकते हो, क्योंकि बायोमेट्रिक्स तो अब आई है। हाँ, बायोमेट्रिक्स आई कार्ड मतलब आई कार्ड लॉस होने का मतलब है कि मेरे टाइम पे जब आई कार्ड मेरा लॉस हुआ था, तो उस समय अगर एक किसी बंदे का आई कार्ड लॉस होता था, तो उस समय जो स्टेशन कमांडर के आदेश थे कि अगर किसी बंदे का आई कार्ड लॉस हो गया तो उस यूनिट का सूबेदार मेजर और प्लस उस यूनिट का सीओ वो जाएगा कमांडर के पास। तो आर्मी के आई कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है आई कार्ड, आर्मी के आई कार्ड की इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है कि आर्मी के आई कार्ड से आप कहीं भी जा सकते हो, कोई सेंसिटिव एरिया में भी आप जा सकते हो। बट सेंसिटिव एरिया का मतलब आप ऐसी जगह पे जा सकते हो जहां से आपको कुछ ऐसी सिक्योरिटी पॉइंट या किसी के किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आपको इन्फॉर्मेशन
ऐसी इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को कहाँ से मिल सकती है? आर्मी से मिल सकती है, एयरफोर्स से मिल सकती है, नेवी से मिल सकती है, या कोई ऐसी जगह से मिल सकती है जहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ें, हाँ इन चीज़ें मिल सकती है। तो वो आई कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आई कार्ड लॉस होने का मतलब बहुत बड़ा उस समय गुनाह था। तो मेरा उस समय आई कार्ड लॉस हुआ था और वो आई कार्ड मेरे को मिलने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन बट मैंने बहुत स्ट्रगल करके 1% भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे को लास्ट में आई कार्ड मिला। तो वो कहानी में एकदम हाँ। वो उसका डिटेल वीडियो वो मैं आपको ये कह दूं, मैं अगर जिसको भी सुनाता हूँ वो कहता है कि ये तो ऐसा लगता है कि फेक है, ये स्क्रिप्टेड है। फेक नहीं, मैं ये फेक भी नहीं कहूँगा। जिसको मैं कहता हूँ कि यार, वो कहता है कि विश्वास करने वाली नहीं, विश्वास मतलब ऐसा विश्वास करने की ऐसा हो सकता है कि इतने मतलब जो बोलते हैं ना कि आप अगर कोशिश करने वालों की हार नहीं हो सकती। मैं उस वीडियो उस जो मेरे साथ हैपनिंग हुआ, मैं उससे आपको यही कह सकता हूँ कि जिसको भी बोलता हूँ वो ये कहता है, मैं भी यही कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं हो सकती। और मैंने कोशिश करी और वो आखिर में मेरे को हुआ। तो मैं उस दिन से मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता 100% आपको मिलेगी। और वैसे कह रहे हैं ना कहीं 1% शायद लक भी होता है कि बंदे की डेस्टिनी थी वो। नहीं, लक भी है। देखो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, बंदे भी बोलेंगे कितना लंबा बातें करोगे, बट मुझे ना सबसे एक अच्छा टॉपिक क्या लगा था, अभी कैमरे के पीछे हम अंकल बात करते खाना खाते टाइम, कि एक मिलिटेंसी कोई ग्रुप अटैक किया हुआ था आप लोगों कश्मीर पे 1991 में, कश्मीरी पंडित के ऊपर। तो वो बताओ आप एक बार वापस से कि हुआ क्या था और क्या मतलब क्यों ऐसा किया था उन लोगों ने, आप पूरा बताइए स्टार्टिंग से। कश्मीरी पंडित के ऊपर तो उस समय तो वहाँ क्या था कि वो पाकिस्तान प्रायोजित था ना, तो पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स ऐसे थे कि जिन्होंने कि मुसलमानों को दिमाग में ये चीज़ भरा कि भाई कश्मीर हमारा है या मुसलमानों का है। तो उन्होंने उस समय जब पाकिस्तान का ये जो प्लान था वो सक्सेस हुआ। सक्सेस क्या, कुछ लोग थे उसमें से जो वहाँ पे कहते थे कि कश्मीर घाटी जो है मुसलमानों की है और हिंदू को यहाँ से बाहर भगाना। उसमें आपने एक पिक्चर आई थी द कश्मीर फाइल्स, आप मेरे से अच्छा आप उसमें ज़्यादा देखोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब हमें तो उतना उस समय के बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उस समय हमको उतना नहीं था ज्ञान। तो लेकिन जहाँ तक कि हम जब हमको जो पता है, जब हम वहाँ गए थे, हम इतना जानते हैं कि जब कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पे था, तो उसके बाद हम लोग जब गए थे, जब वहाँ आर्मी डिप्लॉय हुई, सब कुछ हुआ, तो उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। बाकी जो कश्मीर का प्लान था क्या नहीं था, उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं। आपने एक बताई थी कि किसी आदमी को किसी हिंदू ने वो तो बहुत बात की बात है। जब कश्मीर में ये तो बहुत बात की बात है, वो तो उसके बाद तो कश्मीरी पंडित जब वहाँ से प्लान कर चुके थे, जब वहाँ पूरा आतंकवाद बोला अपना चरम सीमा पे था, पूरे वहाँ पे हिंदू कोई बचे नहीं थे। हिंदू के मंदिर उन्होंने मतलब या तो जला दिए या उनको ख़त्म कर दिया। वहाँ पे पूरे मुसलमान थे और उनके साथ साथ पूरे मिलिटेंसी का सपोर्ट था। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मिलिटेंसी कब बढ़ती है, जब जैसे आप कहते हो कि जब ये नागालैंड में जो भी उग्रवादी संगठन हैं जो भी हैं, वो क्यों आज की डेट में उनको गवर्नमेंट काबू नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे लोकल आदमी का उनको सपोर्ट है। तो वही कश्मीर में था। कश्मीर में क्या था, तो मिलिटेंटों को वहाँ का लोकल आदमी का सपोर्ट है। तो सपोर्ट है, कुछ तो सपोर्ट है और कुछ डरा धमका करके सपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी वजह से मैं आपको एक कहानी ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या होता था, कुछ लोग तो उनको सपोर्ट करते थे, जो नहीं करना चाहते वो उनको मजबूरन उनको सपोर्ट करना पड़ता था। और अगर कोई नहीं करे तो अगर वो आर्मी को सपोर्ट करना भी चाहे, मैं एग्जाम्पल फॉर मेरे सामने एक केस हुआ था कि कोई वहाँ पे, जब मैं डोडा में पोस्टर था, तो वहाँ पे कोई पंडित था, कश्मीरी पंडित, तो उसने क्या किया, तो उसने अब इन्फॉर्मर होते हैं, मिलिटेंट के इन्फॉर्मर हुए और आर्मी के इन्फॉर्मर हुए। भाई कोई आदमी मिलिटेंट को बताता कि भाई यहाँ आर्मी आई है, तुम यहाँ मत आना, और कोई आदमी जो है आर्मी को भी बताता कि भाई इस गांव में मिलिटेंट आए हैं, तुम ऑपरेशन करो। तो वैसी एक केस हुआ था, मेरे सामने नहीं हुआ, हमने सुना है जब वहाँ में पोस्टर था। तो बोलते हैं कि एक कोई कश्मीरी जो हिंदू था, तो उसने क्या किया, कोई इन्फॉर्मेशन आर्मी को दी कि भाई इस गांव में या यहाँ पे मिलिटेंट आए हुए हैं। तो जब आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो वो तो भाग गए। तो भाई आर्मी जब वहाँ गई तो वो मिले नहीं। अब आर्मी क्या है, आर्मी भाई कोई भी सिपाही है, आर्मी कोई भी है, पुलिस है, तो किसी के घर के अंदर या किसी के घर के पास में कितने दिन चौकीदारी करेगी? 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, 6 महीने, साल भर करेगी। अब जिसको अगर उसके साथ गलत करना है वो तो मौका देखेगा। बिल्कुल।
तो जब जितना भी उसने वहाँ पे उनकी पहरेदारी करी होगी, तो एक दिन ऐसा हुआ तो मिलिटेंट को पता लग गया कि भाई इसने हमारी मुखबरी आर्मी से करी है। तो उसके घर में 2 जवान लड़कियां थी उसकी, तो जवान लड़कियां थी, तो आई मिलिटेंट, जो हिंदू परिवार था। हाँ हिंदू परिवार, तो मिलिटेंट आए तो उसकी दोनों लड़कियों को उठा के लेके गए, दोनों लड़कियों को उठा के लेके गए और उन्होंने उसको उठा करके और उनका जो है पूरा कपड़े हपड़े सब उतार करके तो पेड़ पे लटकाया और उनके जो है जो चेस्ट है उसको एक्सपोज कर दिया और उस पर लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हमने वहाँ पे लोकल लोगों से हमने वहाँ पे सुना है, तो इसलिए लोग आज की डेट में कतराते हैं कि कोई मिलिटेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक तो ये रीज़न भी है वहाँ पर आतंकवाद खत्म नहीं होने का, और दूसरा क्या है फिर लोकल सपोर्ट, वही बात हो जाती है। तो इस वजह से हाँ, हालांकि बहुत हद पे अभी तो उस टाइम आर्मी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया जब पता है देश के अंदर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी थी? कश्मीरी पंडितों ने अपने गवर्नमेंट से ज़्यादा यूएन के ऊपर भरोसा दिखाया था और उनको लेटर लिखा था कि यूएन में, यूनाइटेड काउंसिल्स में, कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें बचाओ। भाई एक बात बताओ, जब मेरे घर में अत्याचार हो रहा है, जब मैं अपने बच्चों को नहीं बचाऊंगा, बाहर वाला कहाँ बचाएगा? आपने अगर, अब मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपने कश्मीर फाइल देखी होगी। कश्मीर फाइल में जब उस समय का मुख्यमंत्री था, जो भी उस समय का मुख्यमंत्री था, उसने कहाँ सपोर्ट किया उस समय? जब आप वही बात आ गई, जो ये कौन सा था जो मुख्यमंत्री था उस समय, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये कांग्रेस के मुफ्ती मोहम्मद कौन था उसका, महबूब मुफ्ती तो बेटी है ना? नहीं, मुफ्ती मोहम्मद था, कौन था, उसकी लड़की को खुद मिलिटेंट ने अपहरण किया। अपहरण किया नहीं, वो करवाया गया, वो चाल थी। तो वहाँ के जो लीडर थे उनको तो अपनी राजनीति करनी थी, तो वो उसके चक्कर में तो वहाँ वो खुद सपोर्ट कर रहे थे उस समय। अगर वो नहीं करते मिलिटेंट उनको मार देते। तो इसके पीछे बहुत चीज़ें, ये हमने इतना जानकारी नहीं, सही बात हम इस चीज़ बता नहीं सकते इस चीज़ को। तो हमें तो हमारे सामने जो हुआ है, तो हम, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने तो वहाँ ये भी सुना, क्योंकि जो चीज़ आपको ग्रास रूट पे, जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऊपर लेवल पे नहीं मिलती है, और ऊपर लेवल पे इतनी सही भी नहीं होती। जो लोकल आदमी आपको बताएगा वो सही इन्फॉर्मेशन होती है। हमने वहाँ पे ये लोगों को बोला कि जब वहाँ पे मिलिटेंसी चरम सीमा पे थी, जब वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय नहीं थी, बहुत कम आर्मी थी, तो जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि वहाँ पे आर्मी भेजी जाए, तो जहाँ वहाँ पे आर्मी जाना शुरू हुई तो वहाँ मिलिटेंट ने आर्मी को घुसने नहीं दिया, ऐसे हालत हुई थी वहाँ। तो बहुत मुश्किल से घुसी है। तो खैर वो तो बहुत बड़ी बात है, हाई लेवल के, हम तो भाई बहुत छोटे मतलब लेवल के आदमी हैं और हमें इतना जानकारी भी नहीं है। तो हमें जो पता था वो मैंने आपको बता दी। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे डोडा में पोस्टिंग गया था, तो डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, ये तो काफी मिलिटेंसी, अनंतनाग तो ये काफी मिलिटेंसी एरिया रहे हुए। तो वहाँ पे क्या था, इतना डर लगता था रात को। तो एक हमारी यूनिट से थोड़ा सा दूर पोस्ट थी, तो पोस्ट गया था, दिन में वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो इसलिए रहते थे क्योंकि जो भी वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती थी, वहाँ पे 407 चलती है पैसेंजर गाड़ी। तो वहाँ पे लोगों को चेकिंग करना है। चेकिंग मतलब यहाँ की जैसे नहीं है चेकिंग, वहाँ प्रॉपर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसका चाहे पर्सनल पर्स हो, चाहे कितना भी छोटा पर्स क्यों ना, उसको अपने प्रॉपर चेक करना है। चाहे उसकी कितनी भी पर्सनल चीज़ें क्यों ना, अपने उसको चेक करना है। तो प्रॉपर चेक होती थी। तो सुबह वहाँ पे क्या है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहाँ पे ड्यूटी रहती थी। अच्छा, उसके बाद जब 6 बजे वहाँ पे ड्यूटी खत्म होती तो पूरा रोड तो क्लोज होता था, पूरा गांव भी क्लोज हो जाता था। कहने का मतलब कोई गांव वाला न सिटी जा सकता ना आ सकता, पूरा रास्ते बंद, सब कुछ बंद। अगर किसी की तबीयत खराब हो गया तो उस गांव का जो मुखिया होता था उसका फ़ोन आता था, हमारे हेड है या उसी कह लो या किसी भी कह लो, उसके पास फ़ोन आता था। उसके बाद हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर जाते थे, तब वो रोड को ओपन करते थे, तब वो गाड़ी निकलती थी इन्फॉर्मेशन के बावजूद। रात को नहीं तो अन्यथा कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई आदमी। तो वहाँ ऐसा क्या था, क्यों, मतलब वहाँ मिलिटेंसी एरिया थी ना, सेंसिटिव जोन था, क्योंकि सेंसिटिव एरिया था। तो रात वहाँ आपकी पोस्ट क्यों थी, मतलब किसी चीज को सेव करने के लिए या गाँव के लिए? गाँव सबके लिए थी ना, कोई मिलिटेंट ना आ जाए, कोई एरिया में मिलिटेंसी ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई गाँव को सेव करने, किसी भी साइड। तो वहाँ पे यूनिट एक डिप्लॉय थी, तो वहाँ की देखभाल के लिए कोई हैपनिंग ना हो जाए। आपका बैकएंड सपोर्ट ये था कि आपको उनको इंफॉर्मेशन बस गाइड करी, आर्मी का कनेक्शंस को आपको मेंटेन करके रखना होता था। अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे पुलिस चौकी है, किस लिए है? कहने को तो हमारे सेफ के लिए है ना। अगर यहाँ पे कोई हैपनिंग हो जाए तो हम जाके उसको इन्फॉर्म कर सके, हमारी हेल्प कर सके। तो वही काम है हमारा भी।
भाई हम उस गांव के अगर 10 गांव हैं उसके आसपास हमारी अगर वहाँ पे चौकी है, हम लोग वहाँ अगर 1000 लोग रह रहे हैं तो इसीलिए रह रहे हैं ना कि अगर गांव में कोई हैपनिंग हो जाए या किसी भी तरह की कोई वारदात हो जाए तो हम उनकी हेल्प करें, चाहे करें ना करें। वो इसलिए था। तो वहाँ पे हम लोग वो, और इसलिए भी था कि कोई मिलिटेंट का आना जाना या कहीं से आ रहा कोई सोर्स कोई पता उसको कैप्चर करने के लिए, ताकि उनकी सुबह शाम जो भी उस गाड़ियों में आ रहा जा रहा उसको चेकिंग करने के लिए कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा, कोई गलत कोई बारूद तो नहीं लेके आ रहा, कोई गलत चीजें तो नहीं ला रहा। तो हम लोग चेकिंग करते थे। तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हमारी वहाँ पे ड्यूटी रहती थी, 3 आदमी एक प्लस एक कमांडर। तो जब 6 बजते थे तो 6 बजे के बाद हम उसको, हमारा काम था उसको उस रोड को क्लोज करना और वहाँ से अपने नियरेस्ट जो यूनिट है उसके पास में हमारी एक पोस्ट थी वहाँ पे ड्यूटी देना। तो हम लोग जब 6 बजे उसको क्लोज करके आते थे तो जब कांटे वाले तार हम रोड में लगाते थे तो हम तार लगाने के बावजूद जब हम रिटर्न अपने इधर को आते थे तो हमारी फीड होती थी जंगल की तरफ, वो मुंह होता था यूनिट की तरफ। तो जब हम आते थे तो हमें ये खतरा रहता था कि पीछे से कोई आ नहीं रहा हो हमारे साथ, या पीछे से कोई फायर नहीं कर दे, या कोई पीछे से कोई AK-47 लेके क्या नहीं आ रहा, या कोई पहाड़ी से कोई फायर ना खोल दे। तो हम लोग क्या करते थे, वो इतना ओपन एरिया था। हाँ ओपन क्या एरिया, मतलब आप लोग पूरे विजिबल थे? हाँ विजिबल थे क्योंकि हम नीचे थे और पहाड़ी थी टॉप में, चारों तरफ पहाड़ी थी। तो हम लोगों को ये डर बना रहता था कि कोई आके सामने से कोई फायर ना खोल दे, कोई मतलब ऐसे कोई गोली ना चला दे, इस तरह के हम डर डर के आते थे। तो जब अपनी पोस्ट में आते थे तो पोस्ट में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स तो होता था, लेकिन होने के बावजूद क्या होता था भाई, एक संतरी ड्यूटी पे रहता था और पोस्ट के ऊपर LMG रहती थी फिटेड, तो उसको टांगे होती थी, टांगे उसकी खिड़की पर रख दिया तो फिटेड रहती थी। तो उसमें क्या है, मैगजीन भरी रहती थी, केवल उसका जो ट्रैगर नहीं दबाना, उसका जो ट्रैगर उसका जो वो होता है ना एक पिन होती, उस पे वो होता है लॉक होता है, उसको लॉक खोलोगे तो तभी जाके ट्रैगर दबाने से तब गोलियां निकलती। तो अब अगर ऐसे उसका लॉक खोल के रख दोगे तो गलती से अगर रख गया तो सीधे गोलियां निकल जाएगी। वो भी LMG है, LMG बहुत। और ये भी रूल होता है कि जब आप मैगजीन चेंज कर रहे होते हो तो पॉइंटेड ऐसे नहीं, पॉइंटेड ऊपर होना चाहिए तो नीचे की तरफ। हाँ वो तो उसका तो खैर वो खिड़की थी ना, खिड़की उसका बैरल तो आगे को रहता था। हाँ, तो बैरल हमेशा नीचे होना चाहिए, मैगजीन चेंज नीचे होना चाहिए। वो तो AK-47 जो आपके पास रहती है तब वाली बात। वो LMG क्या होती है, वो ऐसे उसको हैंडल नहीं करे, वो बहुत वेटेड होती है। अच्छा, वो बहुत हैवी फायर नीचे रख के चलती होगी ना, वो एकदम फाड़, वो बहुत हैवी वाली मशीन है ना, उसके टांगे उसको आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। उसमें टांगे होती है, उसके टांगे यहाँ रखाओ और उसको उसके टांगे हाँ उसके टांगे रखो और उसके जो जहाँ उसका जो पीछे वाला होता है, जो पीछे वाला होता है उसको ऊपर रस्सी से बांधना पड़ता है ताकि वो बैलेंस बना रहे। आपने कुछ नहीं करना है, बस वो बैलेंस अपने आप बना रहता है कि आगे टांगे होगी और पीछे से उसका जो हैंडल होता है, जो पीछे वाला बट होता है जिसको, वो रस्सी से ऊपर टंगा रहता है। आपने कुछ नहीं करना है, वो निशाने पे रहती है, आपने कुछ नहीं करना है। अगर निशाना लगाना है तो केवल उसका जो पीछे ऑपरेचर होल बोलते हैं, एक होल पीछे होता है, उसका एक आगे नोक होती है, आपने होल मिलाना है और उसके आगे नोक मिलानी है और टारगेट मिलाना है। 3 चीज मिलानी होती है कभी भी निशानेबाज को, एक टारगेट, एक जो आगे उसका बैरल में आगे नोक रहती है छोटी सी वो, और एक पीछे का होल। आपका होल और आगे का जो उसका जो नोक होती है वो और टारगेट, तीनों अगर एक लाइन में है आपने टाइगर दबा देना है। और टाइगर भी आपने मतलब सही से दबाना, ऐसा नहीं मतलब कोई अंगुली आगे खच या उस एक झटके से दबाना तभी टारगेट सही लगता है। सांस भी कंट्रोल रखना है आपको, बिल्कुल सांस रोकनी पड़ती है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो वो पर लगी रहती थी। अब ये आगे तब हम वहाँ पे आते थे तो एक बंदा वहाँ पे ड्यूटी पे रहता था, तो जब बाकी बंदे सोए रहते थे तो बाकी बंदे सोए रहते थे, तो जब बाकी बंदे सोए रहेंगे तो जब मेरा ड्यूटी है, अगर मैं किसी को जगाने जाता था तो मैं अगर अगले बंदे को जगाने जाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ यार, चल रहा है क्या? वापस ऑन करना है लाल वाले को। लास्ट है फाइनल है यार, बहुत हो गया। हाँ ये बस खत्म कर रहे थे, हो रहा रिकॉर्ड, बस अंकल आ रहे होंगे, जल्दी कर यार। हैं हो गया? वो तो गया जी, बस ब्लिंक हो रहा है। हाँ ठीक है, लाल लाल ब्लिंक। आजा फटाफट ये खत्म कर दो फटाफट। हाँ तो जब हम वहाँ पे आ जाते थे तो उसके बाद क्या होता था भाई, ठीक है, जो 1+6 मतलब एक जो उसमें कमांडर होता था, 6 गार्ड होती थी, तो 6 गार्ड मतलब 2-2 घंटे बाद सबकी ड्यूटी आती थी। अब मान लीजिए मेरी ड्यूटी है 10 से 12, तो मैं क्या करूँगा 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई, 12 मैं देखता हूँ 12 कब बज रहे हैं 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मैं क्या करूँगा पोस्ट छोड़ के, वैसे रूल तो यह है कि आपने पोस्ट छोड़ के नहीं जाना है, या तो जिसकी ड्यूटी है वो ये आएगा, या तो 2 बंदे होने चाहिए, एक बंदा जगाने जाएगा, एक आप पोस्ट में रहोगे। पोस्ट आप नहीं छोड़ सकते खाली, क्योंकि अगर आपने पोस्ट छोड़ी तो हो सकता है उसमें मिलिटेंट आके बैठ जाए। तो रूल तो ये है,
लेकिन मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ क्योंकि ये रूल नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं या किसी भी गलतियां हैं, तो बंदा एक ही रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, तो जैसे टाइम हुआ बंदा तो सोया है, उस समय कोई फोन नहीं होते थे, कोई अलार्म नहीं होता था, तो उसको जगाना है तो कैसे जगाना है, तो हम क्या करते थे 5 मिनट पहले पोस्ट छोड़ देते थे और उसको जगाने चले जाते थे। अब जो मैं जगाने गया, मैं तो वहां सो जाता था, वापस आता नहीं था। अब जो ड्यूटी में रिटर्न आने वाला, उसके लिए ये खतरा बना रहता था कि अगर मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ कहीं वहां मिलिट्री पहले से ना बैठा, क्योंकि उसमें ये होता था खुद तो जाएगा उसके साथ पूरी यूनिट जाएगी, क्योंकि वो पहले उसको मारेगा फिर पूरे अकेले ही रहते थे पोस्ट पे। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी इंडियन आर्मी में अकेले रहता है, ऐसा नहीं है। तो उस समय हमारे साथ सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा नहीं कि आज के में सब जगह। पुरानी बात होगी, कब की बात है? वो करीब होगी 92 नहीं, करीब 93 94 की बात होगी, बहुत पुरानी बात। तो अब सिचुएशन वो यूनिट के ऊपर भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसी है, सब ऐसी है, वो समय सिचुएशन, लेकिन कभी कभी यूनिट के ऊपर ऐसी कंडीशंस आती हैं भाई, क्योंकि आदमी की शॉर्टेज रहती है, कहीं आदमी बिजी रहता है, तो हमको मैनेज करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि भाई हम नहीं कमांडर को बोले या कमांडिंग ऑफिसर को बोले नहीं जी 2 संतरी लाओ, भाई हमको मैनेज करना पड़ेगा, अपने जान पे खेलना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ऐसी बनी रहती थी, तो वो खतरा। हाँ, संतरी क्या है ये बता दीजिए। संतरी मतलब संतरी हाँ नहीं, संतरी का मतलब ये होता है संतरी उसको बोलते हैं जैसे सिपाही है हम लोग, जो संतरी उसको बोलते हैं जो ड्यूटी दे रहा है पोस्ट में। तो जैसे हम लोग क्वार्टर गार्ड, इसका मतलब संतरी का एक ही होता है। संतरी का मतलब यही है, संतरी उसको बोलते हैं, संतरी मतलब जागते रहो, जो बोलते हैं ना कि रात में जो खड़ा ड्यूटी, उसको बोलते हैं संतरी। अब जैसे हम जब ट्रेनिंग करते हैं उस समय सिखाते हैं ना कि संतरी पोस्ट बदली करो, तो एक संतरी आएगा उसकी जगह वो लेगा, तो वो उसमें वही कहते हैं कि संतरी। अच्छा, ये पॉडकास्ट खत्म करने वाले हम, तो एक चीज और, आप एक चीज बता रहे थे कि आप एक दिन कहीं फंस गए थे जब आपने कमांडेंट को फोन करा था अपने। हाँ, बीच तो में वो बता दो बस, उसके बाद रजौरी की बात थी। वो 25 डी में पोस्टर नहीं था, मैं पोस्टर था, जम्मू में था, तो हम लोग टेम्परेरी ड्यूटी पे थे वहाँ पे। आपको मैं काट रहा हूँ अंकल की, वहाँ पोस्टिंग हुई ना, जो कि अभी तक सेंसिटिव एरियाज है, अनंतनाग, राजौरी आपकी अभी भी। तो हम लोग, मैं आपको जैसे पहले बता चुका, मैं सिग्नल वाला हूँ, तो हमारा काम क्या था, बस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो उस समय क्या होते थे, टेलीफोन तो थे नहीं, वो लोहे वाले तार होते थे 100-100 200 किलोमीटर। तो हमारा काम था कहीं तार टूट गया तो वहाँ जाना, गाड़ी लेके जाना। तो हम लोग वहाँ गाड़ी लेके जाते थे। तो रजौरी का एरिया, रजौरी तो और भी सेंसिटिव एरिया था। तो एक बार क्या हुआ, तो तार को रिपेयर करते करते तो हमको शाम हो गई। तो शाम होगी तो हमारी क्या हुआ, 3 टन, उस समय 3 टन होती थी, जो आर्मी में अब तो नहीं चलती है, तो वो ईयर लॉक ले लेती है, तो वो चलती नहीं, फिर वो स्टार्ट ही नहीं होती है। क्या मतलब कि गाड़ी होती है? हाँ, 3 टन, जैसे आजकल LS होती है, 3 टन होती है, 3 टन ट्रक होता है, ट्रक। अच्छा, तो वो एयर लॉक मतलब कैसे? एयर लॉक वो एयर ले लेता है, तो वो पंप काम नहीं करता उसमें, मतलब वहाँ समय पिस्टन हाँ, पिस्टन टाइप का था। फिर तो पिस्टन में तो वो ऐसे जंगल में रुकी है, ऐसे जंगल में रुकी है जो कि पूरा मतलब 100% मिलिटेंसी एरिया था। और टाइम ओवर हो चुका था, क्योंकि हमारा लाइन टाइम से सही हुई नहीं, तो हम लोग लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो हमारी 3 टन खराब हो गई। तो हमारे पास कोई जरिया नहीं था, उस समय फ़ोन होते नहीं थे, तो हमारे पास एक ही जरिया था कि अपनी जो पोल जा रही थी, हम उसके साथ साथ, रोड के साथ साथ तो होती है जंगल में, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा लाइट तो थी, तो वहाँ पे उसमें क्या, फिर उसमें पोल में चढ़े और तार लगाई, और वो उसमें फ़ोन भी ऐसे होते थे वो घुमाने वाले। अच्छा, उससे आपने फोन करा तार में चढ़ के? हाँ, तो उसमें तार टांगे, फिर उससे वो घुमा। अब वो नहीं था अपने पास सैटेलाइट फोन? वो सैटेलाइट फोन नहीं होते थे ना, होते थे तो हमारे पास नहीं थे ना ऑफिसर्स। हाँ, हमारे पास वही थे, वो ऑफिसर्स क्या, वो तो उसको बोलते हैं, उसको वो मैग्नेट वाले फोन होते थे, उसमें कोई बटन वटन नहीं होते हैं। उसमें क्या, एक डब्बा सा होता है और उसमें एक हैंडल सा होता है घुमाने वाला, जब वो घुमाएगा वो क्या करंट पैदा करता है। जब वो करंट पैदा करेगा, करंट तार में जाएगा, जो तार में जाएगा तो वो तार में जो अगले एंड पे जो फोन लगा होगा उसमें वो करंट जाएगा, तो वो उसकी बेल बजती थी। अच्छा। तो जब हमने यहाँ से घुमाया तो वहाँ पे जहाँ बेल लगी वहाँ फोन लगा था, तो वो घुमा, तो वहाँ पे जो बंदा बैठा होगा उसने उठाया। तो हमने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई हमको ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी और हम यहाँ फंस गए हैं और हम अभी क्या करें हमारी गाड़ी पे। तो जब बात हुई तो फिर हमको उन्होंने मैसेज दिया फ़ोन पे कि बोला आप जहाँ पे हो वहाँ से गाड़ी को कम से कम 1 किलोमीटर दूर, जहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर चले जाओ और रोड में कहीं छिपने की जगह है वहाँ पे आप छुप जाओ। तो हम लोग क्या किया, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ तो खड़ी थी, वहाँ से 1 या 8 किलोमीटर हम आगे जाके हमको एक मिला कलमट बोलते हैं, जो नीचे जो रोड के नीचे जो पानी जाने वाला बनाया रहता है ना, कलमट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जाके बोला वहाँ चले जाना, चुपचाप रहना, कोई आवाज़ नहीं करना, जब हम आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो हम वहाँ बैठे रहे। 2 घंटे के बाद फिर हमारी गाड़ियाँ आई, 2-3 गाड़ियाँ आई,
फिर उन्होंने हमारी गाड़ी देखी, फिर हल्ला गुल्ला जो भी किया, फिर हम लोग वहाँ से निकले रात को। बताओ भाई, ऐसे हमारे कितने साथ। बज रहे थे उस टाइम? क्या याद है, रात को 9-10 क्या बजे होंगे। अंधेरा छोड़ कब की बात है। एक बार ऐसे ही बचे हैं, ऐसे बचे थे। तो ये दोस्तों आज बस यही था, इतना ही था। अगले पार्ट में और भी कुछ पूछेंगे, पहले पूछा बहुत कुछ था बट अभी तो एक स्टोरी रह रही है आईडी बहुत कार्ड कुछ रह रहा है भाई, वाली। बहुत कुछ रह रहा है अभी तो अंकल अगली की पार्ट में last मिलते हैं, अंकल के साथ वापस से मिलेंगे। बैंक कार्ड दे दीजिए। आप भी ध्यान रखना, हम भी ध्यान रखेंगे अपना। गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।